नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। रुख पहली खबर की ओर कर लेते हैं। उत्तराखंड में काफी सुगबुगाहट के बाद अब पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया गया था। जो तमाम स्थितियां थी वो हमने देखी। उसके बाद क्या कुछ हुआ, तीरथ सिंह रावत को अब एक बार फिर से बड़ा पद देने का अब ऐलान कर दिया गया है और कहीं ना कहीं ये कयास भी तेज हो रहे हैं। दरअसल पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाने के बाद अब केंद्र में मोदी कैबिनेट विस्तार की आहट के साथ ही उत्तराखंड में चर्चा गर्म होने लगी है कि क्या किसी सांसद को भी केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल पाएगी। पिछले दिनों ही सीएम पद की इस्तीफे देने के बाद तीरथ सिंह रावत को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। हालिया तीरथ सिंह के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया सीएम बनाया गया, लेकिन जिस तरह से तीरथ की विदाई हुई उसके चलते सूत्रों की माने तो पूर्व सीएम और पीटी गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत कैबिनेट एक्सपेक्टेशन में एडजस्ट किए जा सकते हैं। दरअसल उत्तराखंड में 5 लोकसभा और 3 राज्यसभा के सांसद हैं। लोकसभा के सांसदों की बात करें तो हरिद्वार में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक केंद्र में शिक्षा जैसे बड़े विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तीरथ सिंह रावत की बात करें तो वो अभी पौड़ी गढ़वाल से सांसद हैं। सूत्रों के मुताबिक इनका क्लेम मंत्रिमंडल में जाने का इसलिए बन सकता है क्योंकि तीरथ सिंह रावत 4 महीने तक सीएम रहे हैं और जिस तरीके से इनकी विदाई हुई उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लगता है कि रावत को एडजस्ट किया जाएगा ताकि गढ़वाल के राजपूत वोटर्स नाराज ना हो। दूसरी ओर नैनीताल से सांसद अजय भट्ट भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाने वालों की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। दरअसल 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई थी उस समय भट्ट सीएम पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन वो अपना विधानसभा चुनाव हार गए थे, इसलिए चूक गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहने के बावजूद ब्राह्मण होने के लिए उसके लेकर संशय इसलिए है क्योंकि रमेश पोखरियाल निशंक पहले ही केंद्र में मंत्री हैं। ऐसे में एक ही राज्य से क्या 2 ब्राह्मण मंत्री बनाए जाएंगे, इसकी संभावना कम है। वहीं मोदी के पहले कार्यकाल में उत्तराखंड से अल्मोड़ा के सांसद अजय टम्टा कपड़ा राज्य मंत्री रहे हैं और दरअसल अजय टम्टा दलित हैं। उस समय उनको मंत्रिमंडल में जगह देकर बीजेपी ने दलित वोटरों तक अपनी रीच बनाई थी। हालांकि टम्टा प्रभावी मंत्रियों में से नहीं रहे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद टम्टा मंत्रिमंडल में दोबारा शामिल भी नहीं हो सके। इनकी जगह ब्राह्मण जाति के निशंक को जगह दी गई थी। अब अगर तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल में जगह पाते हैं तो ये बीजेपी की जातीय स्ट्रेटेजी का हिस्सा माना जाएगा। हमने देखा मात्र 4 महीने बाद ही तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, मंत्री पद से सीएम के पद से इस्तीफा उन्होंने दिया, जिसके बाद काफी सुगबुगाहट हुई। बीजेपी में कई नामों की चर्चा हुई और आखिरकार पुष्कर सिंह धामी को राज्य का सीएम बनाया गया, उनको सीएम पद की शपथ दिलाई गई और उसके बाद अब तीरथ सिंह रावत को जिस तरीके से विदाई की गई उसके बाद बीजेपी अब राजपूत वोटर्स को साधने का प्रयास करेगी और कहीं ना कहीं यही कारण है कि अब जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें लग रही हैं, जो तमाम स्थितियां बन रही हैं, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि तीरथ सिंह रावत को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और कोई बड़ा पद उनको मिल सकता है। तो पिछले ही दिनों सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद तीरथ सिंह रावत को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। हालिया तीरथ के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया सीएम बनाया गया, लेकिन जिस तरह से तीरथ की विदाई हुई उसके चलते सूत्रों की माने तो पूर्व सीएम और पौड़ी गढ़वाल के सांसद चलिए इसी पर देहरादून से संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस तरीके की स्थितियां आप देखने को मिल रही है, लगातार जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत ने पहले सीएम पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद उनकी विदाई हुई, पुष्कर सिंह धामी को नया सीएम बनाया गया, अब प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब तमाम स्थितियां बदलेंगी, वहां पर फेरबदल होगा, उसमें तीरथ सिंह रावत प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं कि उनको बड़ा पद दिया जा सकता है। बिल्कुल मुस्कान, और ये खबर 1-2 दिन से मीडिया के सुर्खियों में है। इसका बहुत ही वाजिब कारण ये भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे निवर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ये कह के इस्तीफा दिलवाया है कि संवैधानिक संकट था जिस वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा है। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2022 के जब विधानसभा के चुनाव में जाएगी तो उसको जनता को बताना पड़ेगा कि क्या वाकई में संवैधानिक संकट था जिसकी वजह से तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया है। अगर मोदी मंत्रिमंडल में तीरथ सिंह रावत को शामिल कर लिया जाता है तो जाहिर तौर पर ये इस बात की पुष्टि हो जाएगी और बीजेपी हाईकमान जनता को बताने में सफल रहेगा कि हाँ वाकई में 6 महीने का जो समय होता है चुनाव लड़ने का किसी भी विधानसभा सीट से,
हालांकि सल्ट विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था उस दौरान तीरथ सिंह रावत को कोविड हो गया था, इस वजह से चुनाव नहीं लड़ पाए थे। तो संवैधानिक संकट वाकई में था और मोदी मंत्रिमंडल में शामिल करके ये जनता को मैसेज देने का प्रयास होगा और एक अच्छा पोर्टफोलियो भी दिया जाएगा ताकि जनता को बताया जा सके 2022 के विधानसभा चुनाव में कि देखिए मोदी मंत्रिमंडल में तीरथ सिंह रावत को अच्छा पोर्टफोलियो दिया गया है और इस प्रकार का संवैधानिक संकट यहाँ पर खड़ा हो गया था जिसकी वजह से ये कदम उठाना पड़ा। तो बीजेपी के पास विधानसभा चुनाव में ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि राजपूत हैं तीरथ सिंह रावत, तो राजपूत वोटर्स को साधने का प्रयास बीजेपी करेगी। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो वोटर अपना वोट बैंक बनाने के लिए राजपूत वोट बैंक को नाराज ना हो, इसलिए भी उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है मुस्कान, देखिए मोदी मंत्रिमंडल में जिनको शामिल होना था, हालांकि मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। 7 जुलाई को मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, अब इसे 8 जुलाई को होना है और संभवतः 17 से 22 जिसमें कैबिनेट स्तर के और राज्य स्तर के मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है तीरथ सिंह रावत का पौड़ी में पहाड़ पे बहुत बड़ा कद है। अगर पौड़ी के किसी नेता को और जाहिर तौर पर अगर पूर्व मुख्यमंत्री जो संवैधानिक संकट बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा दिलाया है, अगर उनको मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है और एक अच्छा पोर्टफोलियो दिया जाता है तो सरकार ये कह सकती है कि देखिए मुख्यमंत्री के बराबर हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया है, उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया है, तो जनता के बीच भी जाया जा सकता है। और संवैधानिक संकट था, वाकई में सरकार फंसी हुई थी, इस बात को स्पष्ट तौर पर जनता के सामने रखा जा सकता है। और तमाम जितने विरोधी दल हैं, जिस तरीके से उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर 2000 में राज्य बनकर उभरा था, उसके बाद से अभी तक 11 सीएम बदल चुके हैं। हालांकि विधानसभा जो चुनाव है वो 4 हुए हैं, लेकिन सीएम 11 हुए हैं। एक कांग्रेस का ही ऐसा सीएम था जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। इस जो ये खामियाजा इसका भुगतना है बीजेपी को, उससे बचने के लिए भी बीजेपी ये काम कर सकती है कि तीरथ सिंह रावत को एक बड़ा पद दे सकती है और उसके जरिए वो कह सकते हैं कि संवैधानिक संकट वाकई था और कहीं ना कहीं अपनी खामियों को भी छुपाया जा सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो तीरथ सिंह रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे और संवैधानिक संकट बताकर उनका इस्तीफा लिया गया है और पार्टी अगर उनको अच्छा पोर्टफोलियो देती है तो जाहिर सी बात है कि पौड़ी संसदीय जो सीट है और पौड़ी के आसपास के तमाम जितनी विधानसभा सीटें हैं उनमें नाराज जो वोटर हैं और जो नाराज समर्थक हैं उनमें एक बार फिर से जोश भरने का काम मोदी सरकार कर सकती है। और तीरथ सिंह रावत हालांकि पार्टी से तो नाराज नहीं है, लेकिन संवैधानिक संकट उनके सामने जरूर खड़ा हो गया था जिसकी वजह से वो निराश हैं, हताश हैं। तो पार्टी एक बार फिर से उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में मौका देकर उनके अंदर भी नई ऊर्जा और नया जोश भर सकती है ताकि 2022 के विधानसभा चुनाव में तीरथ सिंह रावत भी पुरजोर तरीके से अपने सरकार का पक्ष रख सके, केंद्रीय हाईकमान का पक्ष रख सके और ये वाकई बता सके कि संवैधानिक संकट की वजह से ही उनको हटाया गया था। हालांकि इस बात की प्रबल संभावनाएं लग रही हैं क्योंकि 17 से 22 मंत्रियों का मंत्रिमंडल में शामिल करना है जिसमें राज्य मंत्री और केंद्रीय स्तर के मंत्री होंगे। तो जाहिर सी बात है कि तीरथ सिंह रावत को इस बार मौका मिल सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफी करीबी हैं तो और संघ के खाटी नेता हैं, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि तीरथ सिंह रावत मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। हालांकि वो संगठन में भी तमाम राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और बहुत पुराने नेता हैं, तो इस बात की संभावनाएं लग रही हैं क्योंकि जिस तरह का मौजूदा परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड की राजनीति चल रही है तो तीरथ सिंह रावत जरूर एक लकी चार्म हो सकते हैं केंद्रीय हाईकमान के। रोहित, देखिए 28 पद खाली हैं मंत्रिमंडल में जिन्हें भरा जाना है, उनमें से कयास लगाए जा रहे हैं जिस तरीके से आपने भी बताया कि 17 से 22 पद भरे जाएंगे। अब इन 17 से 22 पदों में वो ऐसा कौन सा पद हो सकता है जो पूर्व सीएम को मिल सकता है, तीरथ सिंह रावत को? आखिर कौन सा वो पद हो सकता है जो उनके लिए सही भी है और उन्हें मिल भी सकता है? देखिए मुस्कान, बहुत सारे ऐसे पद हैं जैसे मोदी कैबिनेट में तमाम जितने कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, उनके नीचे राज्य मंत्री भी हैं। तो तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे खाद्यान्न हो, कोयला हो, खदान हो, तमाम कपड़ा मंत्रालय हो, तमाम ऐसे विभाग हैं जिनमें राज्य मंत्री का भी दर्जा मिल सकता है और कुछ विभागों में तमाम नेताओं के कैंची भी चल सकती है। मोदी मंत्रिमंडल के तमाम ऐसे नेता हैं जिनसे कुछ विभाग छीन के दूसरे नेताओं को दिए जा सकते हैं। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने हैं और वहां पर वोटरों का
मन मोहने के लिए समर्थकों का, भारतीय जनता पार्टी के मन मोहने के लिए, उनमें नई ऊर्जा डालने के लिए बीजेपी हाईकमान इस प्रकार का गेम चेंजिंग प्लान करने वाली है। रोहित, जातीय समीकरण को साधने का प्रयास कैसे हो सकता है इसमें? क्योंकि हमने देखा कि जब पुष्कर सिंह धामी को बनाया था दोबारा से, जब उनको सीएम बनाया है अभी, तब हमने देखा कि पार्टी ने राजनीतिक और जातीय समीकरण साधने का पुरजोर कोशिश की है ताकि विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उनमें उनको कहीं ना कहीं बढ़त मिल सके। अब जब तीरथ सिंह रावत की बात आती है तो किस तरीके से जातीय समीकरण को साधने का प्रयास किया जाएगा? बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से अगर देखा जाए तो तीरथ सिंह रावत गढ़वाल से ठाकुर नेता थे, और ऐसे में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को का इस्तीफा दिलाकर उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत से प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा लेकर उनको कैबिनेट में शामिल किया गया। तो अध्यक्ष की अगर संगठन की बात करें तो संगठन में मदन कौशिक एक ब्राह्मण चेहरा है और तीरथ सिंह रावत एक ठाकुर चेहरा थे, लेकिन उनका इस्तीफा संवैधानिक संकट बढ़ाकर ले लिया गया। उनकी जगह पुष्कर सिंह धामी, जो कि कुमाऊं से आते हैं, तराई के क्षेत्र से आते हैं, और वो भी ठाकुर नेता हैं, तो संतुलन साधने का प्रयास किया है। और 2022 के विधानसभा चुनाव में चूंकि कांग्रेस जो है हरीश रावत को चुनाव संचालन समिति की कमान देने वाली है, और उत्तराखंड की तरफ से पूर्व सीएम हरीश रावत ही चेहरा होंगे, और कुमाऊं से आते हैं, बहुत ही कद्दावर नेता हैं, और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी हाईकमान ने कहीं ना कहीं उनका विकल्प तैयार करने की कोशिश की है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने 8 राज्यों में नए गवर्नर नियुक्त किए हैं। इससे साफ हो गया है कि मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि 8 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति और फेरबदल किया गया है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। 73 साल के थावरचंद 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार उनकी कैबिनेट में शामिल रहे हैं। वह वर्तमान में मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रेस सचिव के हवाले से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात बीजेपी के नेता मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल और गोवा के बीजेपी नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश की बीजेपी नेता डॉक्टर हरिबाबू कुंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया है और मिजोरम के राज्यपाल पीएस पल्ले को स्थानांतरित कर गोवा का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। वहीं हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को स्थानांतरित कर झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की हरियाणा में राज्यपाल के रूप में बतौर नियुक्ति हुई है। तो लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज है और अभी उनकी तारीख बढ़ा दी गई है। पहले बुधवार यानी कल मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख कही जा रही थी कि कल विस्तार हो सकता है, लेकिन अब तारीख को आगे बढ़ाते हुए 8 तारीख कर दिया गया है। यानी परसों तक का इंतजार हम सबको करना होगा ये देखने के लिए कि आखिर कितना बड़ा ये फेरबदल होगा। लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति ने 8 राज्यों के राज्यपालों में बदलाव किया है। कई राज्य के राज्यपाल को उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसमें से सबसे पहले थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। इसी पर हमारे साथ उम्मैद सिंह बीजेपी से नेता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है उम्मैद जी आपका। सबसे पहले उम्मैद जी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें जो है उनको लगातार हवा मिलती जा रही है और इस बीच राष्ट्रपति ने ये जो राज्यपाल की नियुक्तियां की है उनका फेरबदल किया है, क्या कुछ इसके सियासी मायने? देखिए, ये तो एक उचित कार्यवाही चलती रहती है। जो भी जरूरत होता है उस पर ट्रांसफर पोस्टिंग होता रहता है। ये जो है ये मंत्रिमंडल का बैठक होना था कैबिनेट का, लेकिन अभी वो किसी कारणों से रोक दिया गया है। तो ये अचानक ये जो है ये हुआ है और वो राष्ट्रपति का संविधान में राष्ट्रपति के उसमें आता है कि वो राज्यपाल को कब और कहाँ पे भेजते हैं, ये उनका अपना निर्णय होता है।
तो उसमें हम लोगों को बोलना हमारा। लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों को साधने का प्रयास भी तो हो सकता है, जिस तरीके से लगातार अटकलें लग रही थी और अब 8 तारीख को कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने वाला है। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए चुनाव है, अभी 5 स्टेटों में चुनाव होने हैं, तो निश्चित तौर पर मुस्कान जी ये हर पार्टियां अपनी अपनी गोटी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और निश्चित तौर पे देखा जाता है कि किस प्रदेश से कहां से कौन मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाता है कि कहां से किसको बैठाना है। काफी सारे जातिगत गणित होते हैं, कुछ चेंजिंग होते हैं, कुछ लोगों को संगठन में भेजना होता है चुनाव में, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो सीटें खाली होती हैं उसको भरा जाता है। ये सारी चीजें प्रक्रिया शुरू हो गई हैं बहुत तेजी से, क्योंकि अभी चुनाव विधानसभा ठीक है बेशक 6-7-8 महीने है, लेकिन चूंकि चुनाव कंटिन्यू चल ही रहे हैं। पंचायत चुनाव हुआ, अभी जो है जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ, पंचायत जिला अध्यक्ष, अभी ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव का घोषणा हो गया, इसके बाद MLC का चुनाव होगा, 2 महीने बाद फिर जो है विधानसभा का चुनाव आ जाएगा। ठीक है, मैं रोकना चाहूंगी मैं जी आपको, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। तुमैर सिंह जुड़े हुए हैं नेता बीजेपी से, और इसी के साथ दिल्ली से राजीव तिवारी संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजीव, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, अब जिस तरीके से जो अटकलें लग रही थी कि अब कयास लग रहे थे कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, हमने सुबह भी इसके बारे में बात की। फिलहाल की स्थिति है कि 8 तारीख को तारीख बढ़ा दी गई है और वो बैठक भी प्रधानमंत्री की रद्द कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी वाली थी वो कहीं ना कहीं अब ये रुख जरूर इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मंत्रिमंडल के अंदर फेरबदल करने थे और खासतौर पर कह सकते हैं विधानसभा चुनावों को लेकर, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही थी, तो कोरोना काल के अंदर जो भाजपा की छवि बिगड़ी थी वो कहीं ना कहीं वापसी आती नजर आए। मगर देखना होगा कि जिस तरीके से अब बैठक कैबिनेट की बैठक की जा रही थी और कहीं ना कहीं वो जो बैठक जो आज भी की जानी थी और उसकी जो डेट थी यानी कि कल सोमवार कल जो 7 तारीख रखी गई थी वो 8 तारीख में विस्तार होना था, प्रधानमंत्री की बैठक रद्द हुई, उनके आगे के भी काफी दौरे जो है वो रद्द हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया वो ये है कि आज 8 प्रदेशों के राज्यपाल जो है उनका फेरबदल कर दिया गया है, उनकी बदली कर दी गई है और कईयों को नया भी नियुक्त किया गया है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें लगभग 20 मंत्रिमंडल के अंदर ऐसे नए चेहरे आने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हर तरीके से भाजपा की जो बागडोर होगी उनके हाथ में होगी और लगातार कहीं ना कहीं यही कोशिश की जाएगी भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं वापसी करती नजर आएगी। मगर बात करें जिस तरीके से विधानसभा चुनावों की, तो हर राज्य के अंदर यही कोशिश की जाएगी, चाहे वो कह सकते हैं जाति के आधार पर हो या फिर वैसे हो, मगर लगातार कहीं ना कहीं जो भाजपा की सरकार है वो कहीं ना कहीं वापसी करने की कोशिश करेगी। मगर जिस तरीके से बात करें हरियाणा की या फिर यूपी की, तो कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है कि भाजपा जो है वो अपनी पकड़ बिल्कुल मजबूत कर सके। मगर देखना होगा कि 8 तारीख फिर से उमैर जी आपके पास आना चाहूंगी। बात थावरचंद गहलोत जी की कर लेते हैं, उनको कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है, कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि जो फेरबदल होगा मंत्रिमंडल में उसमें कुछ लोग हटाए भी जाएंगे और उनका फेरबदल वहां भी किया जाएगा कि कुछ लोगों की जगह दूसरों को रखा जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर नाम गहलोत साहब का है। क्या वाकई उनको ये पद अब राज्यपाल का इसलिए दिया गया है क्योंकि मंत्रिमंडल से वो बाहर हो सकते हैं? हाँ, निश्चित तौर पे जो है निश्चित तौर पे अगर उनको वहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया कि अभी इस समय चुनाव को देखते हुए 5 स्टेटों का चुनाव है, गवर्नर तक फिलहाल जो है वो राष्ट्रपति के दायरे में आता है, लेकिन फिर भी जो है कुछ न कुछ चेंजिंग किया जाता है और मंत्रिमंडल में तो 100% माननीय मंत्री जी इसको देख करके करेंगे। 5 प्रदेशों के चुनाव को देखते हुए ही उसी हिसाब से जो है मंत्रिमंडल में चेंज होगा, क्योंकि कुछ लोगों को संगठन में भेजा जाएगा प्रभारी बना के और भी जिम्मेदारियां दे करके। तो संगठन एक मस्ट है इलेक्शन टाइम पे, वो महत्वपूर्ण है। सरकार तो फिलहाल अलग चीजें हैं, सरकार तो माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा वैसे भी देख रहे हैं, लेकिन चेंजिंग होगा अगर कुछ लोग वहां जाएंगे। आज काफी नेताओं को दिल्ली में तलब कर लिया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल की बात करें, बहुत से ऐसे नेता और पूर्व सीएम हैं जिनको तलब कर लिया गया है दिल्ली में। क्या जो कयास लगाए जा रहे थे ये वाकई सही है कि जिनको तलब किया गया है उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? हाँ, निश्चित तौर पे ये पूरा यही लग रहा है कि ये सब काफी सीनियर और काफी अच्छे अनुभवी लीडर हैं जो मंत्री रहे हैं और काफी अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो इन लोगों को मंत्रिमंडल में कहीं न कहीं समाहित किया जाएगा, ये निश्चित तौर पे ऐसा है। उमैर जी, कहा जा रहा है कि ये जो मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में ये पहला फेरबदल होगा, ये कोई छोटा नहीं बहुत बड़ा फेरबदल होगा। आखिर इसमें ये बहुत बड़ा क्या होने जा रहा है सर, ये बताएंगे? नहीं, बहुत बड़ा का तो बताया ना कि इसमें चेंजिंग होने के लिए है काफी अच्छे स्तर पे, क्योंकि कुछ लोगों को संगठन में भेजना है, तो कुछ सीटें वैसे भी खाली हैं, कुछ मंत्री के मंत्रिमंडल में कुछ सीटें खाली हैं पहले से ही,
जिसमें से कि जो है अभी कुछ लोगों को संगठन में भी भेजे जाने हैं। तो फिर निश्चित तौर पे कि मंत्रिमंडल में कुछ ज्यादा संख्या में लोग आएंगे तो मंत्रिमंडल का फेरबदल कहा जा सकता है कि बड़ा होने वाला है। ठीक है राजीव, आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ। बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, हमने इस बारे में सुबह भी चर्चा की थी। कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। जिस तरीके से उमैद जी ने भी इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया कि सिंधिया को और सर्बानंद सोनोवाल को वाकई मिल सकती है, जिस तरीके से उनको तलब किया गया है दिल्ली में। और भी कई ऐसे नेता हैं और कई ऐसे पूर्व सीएम हैं जिनको तलब किया गया है। तीरथ सिंह रावत उनमें से एक हैं जिनका नाम ऊपर आ रहा है। क्या कुछ इसके लिए जानकारी? देखिए बिल्कुल बात करें जिस तरीके ज्योतिराज सिंधिया की, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर तलब जरूर किया गया है और कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के अंदर उनको भी जगह मिल सकती है। मगर बात करें जिस तरीके से उत्तराखंड के जो पूर्व सीएम रहे यानी कि तीरथ सिंह रावत जी, और कहीं ना कहीं उनको भी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया जा सकता है। मगर बड़े चेहरे अभी भी और भी ऐसे नाम है जिनको मंत्रिमंडल के अंदर जगह मिल सकती है। और कहीं ना कहीं जो बागडोर होगी यानी कि 2022 के जो चुनाव होंगे उसको लेकर भी कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश की जाएगी कि दिल्ली हर तरीके से भाजपा की सरकार बन सके। मगर देखना होगा कि बागडोर जिनके हाथ में दी जाएगी क्या वो कितनी निभा पाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से फेरबदल किए जा रहे हैं उससे आशंका यही लगाई जा रही है कि आने वाले चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए कहीं ना कुछ उपलब्धि हासिल करेंगे। मगर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो छवि बिगड़ी हुई है। मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। उमैद जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। अब बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि जिन लोगों को कोरोना से उनकी मौतें हुई है उनके परिजनों को दिल्ली सरकार की ओर से 50,000 की एक कैश मुक्त राशि दी जाएगी। आर्थिक सहायता का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि जिस परिवार में लोगों की मौतें हुई हैं उनके घर और सरकार की ओर से कर्मचारी जाएंगे और उन्हें ये राशि दी जाएगी। केजरीवाल ने इस दौरान और भी बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस बच्चे के माता पिता की मौत कोरोना से हुई है उसे भी 25 साल होने तक हर महीने 2,500 रुपए दिल्ली सरकार की ओर से दिए जाएंगे। सीएम ने साफ कर दिया है कि अगर किसी बच्चे के माता या पिता में किसी एक की मौत पहले हो चुकी हो और कोरोना के कारण दूसरे का भी निधन हो गया हो तो ऐसे बच्चों को भी 25 साल होने तक 2,500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। और कोरोना के उन लोगों की मौत हो गई है कि जो कि कमाकर अपने परिवार का घर चला रहे थे, तो ऐसे लोगों को भी हर महीने कुछ राशि दी जाएगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि ऐसे लोगों के परिजनों को कितनी रकम दी जाएगी, लेकिन सीएम ने यह ऐलान करते हुए कहा है कि कोरोना से जिन लोगों की मौतें हुई है उनको तमाम राशि दी जाएगी। सीएम ने ऐलान करते हुए कहा कि जो कागज चेक करके लिए जाएंगे और वो कागज में नुक्स भी निकाले जाएंगे, क्योंकि कोरोना से मौत के कारण परिजन पहले से ही दुखी हैं और ऐसे वक्त में कागजों में नुक्स निकालकर उन्हें और परेशान नहीं किया जाना चाहिए, ये सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा। और जो लोग जिन लोगों के घरों में ब्रेड अर्निंग मेंबर कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है उन लोगों को एक मंथली इनकम का सहारा दिया जाए, मंथली एक राशि का सहारा दिया जाए। जिन बच्चों ने दोनों माँ बाप को खो दिया है उसमें एक माँ बाप मान लीजिए पहले से नहीं थे और दूसरे कोरोना की वजह से दूसरे की डेथ हो गई, तो जरूरी नहीं है कि दोनों की कोरोना से डेथ हुई हो। एक की भी अगर कोरोना से डेथ हो गई और बच्चा अनाथ हो गया तो उन सभी बच्चों को हर महीने 25 साल की उम्र तक के लिए एक मुश्त 2,500 रुपए हर बच्चे को दिए जाने का प्रावधान है। तो इस तरह से सारी परिस्थितियां जो भी है उनको कवर करने की कोशिश की गई है कि किस किस परिस्थिति में लोगों को किस किस तरह की दिक्कत आ सकती है और उन हर परिस्थिति को इसके अंदर शामिल करने की कोशिश की गई है। सभी किस्म के लोगों को सहायता पहुंचाने की कोशिश की गई है। आज इस पोर्टल का लॉन्च हो रहा है। अब 1-2 दिन के बाद से हमारे सरकार से, दिल्ली सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स जिन लोगों की मौत हो गई, जिन लोगों के घर में कोरोना की वजह से डेथ हुई है, एक तो तरीका है कि वो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं पोर्टल में, और दूसरा ये कि एक जिम्मेदार और सेंसिटिव सरकार होने के नाते हम इंतजार नहीं कर रहे कि लोग अप्लाई करेंगे। जिन जिन लोगों के घर में मौत हुई है सबके घरों में दिल्ली सरकार का
इसी खबर पर दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरीके से अब सीएम ने ऐलान कर दिया है, इसको जनता किस तरीके से ले रही है? क्योंकि वाकई जो इससे पहले केंद्र ने भी ऐलान किया था, लेकिन अब जो मुआवजे का ऐलान केजरीवाल ने किया है, उसके लिए जनता क्या कुछ कह रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जिस तरीके से दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना काल के अंदर जो मरने वाले लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं 50,000 रुपए का मुआवजा जो है वो कहीं ना कहीं दिया जाएगा। और यहाँ तक कि अगर किसी व्यक्ति के दोनों ही कमाने वाले, यानी कि अगर बात करें जिस तरीके से जो घर के बड़े हैं, यानी कि जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, उनके अगर परिजन यानी कि माता पिता का अगर उनमें से कोरोना की वजह से कोई भी एक्सपायर हुआ है तो उनके परिवार यानी बच्चों को 2,500 रुपए पर महीने के हिसाब से 25 साल तक दिए जाएंगे। मगर जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर लोगों की मौतें हुई तो उसके लिए दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही थी और ये भी कहा जा रहा था जो कोरोना से मरने वाले हैं उनके लिए दिल्ली सरकार कुछ मुआवजा तय करे। मगर दिल्ली सरकार ने अब मुआवजा भी तय कर दिया है, यहाँ तक कि पोर्टल भी बना दिया गया है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से तमाम स्थितियां हमने दिल्ली में देखी हैं, अपनी गलतियों को छुपाने का भी केजरीवाल ये कयास उनका हो सकता है, कोशिश हो सकती है। क्योंकि जब हमने देखा ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी, तमाम स्थितियां जब बिगड़ी थी तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को भी वो छुपाने के लिए ये सब कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार के ऊपर भाजपा के बड़े नेता, चाहे वो आदेश गुप्ता हो या मनोज तिवारी हो, लगातार कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी को लेकर या फिर कोरोना से जो मरने वाले थे उनको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को घेरा जा रहा था। मगर शायद दिल्ली सरकार ने इसीलिए 2,500 रुपए का जो मुआवजा तय किया है वही बच्चों के लिए कि 25 साल तक भी उनको दिए जाएंगे और यहाँ तक कि जो मरने वाले, कोरोना से मरने वाले उनके 50,000 दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं शायद ये उसी गलती को छुपाने की कोशिश की जा रही है। मगर दिल्ली सरकार, हालांकि जो भी चीजें होगी वो देखने वाली होगी कि जिस तरीके से केजरीवाल ने ऐलान किया ये कब तक पूरा होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।